ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आज हमारी चर्चा का विषय है पीएम मुलायम। जी हां, मुलायम सिंह यादव के दिल की आवाज आज उनकी जुबान से निकली है अपने कार्यकर्ताओं के बीच, जब वो आज अपने पैतृक गांव सैफई में मौजूद थे और वहां उनके कार्यकर्ताओं का वहां पर जनसैलाब इकट्ठा हो गया। कार्यकर्ता काफी जोश में थे और काफ़ी वहाँ पर अफरा तफरी का एक माहौल सा बन गया था। मुलायम सिंह यादव ने समझाते समझाते ये कह डाला कि अगर आप अनुशासन में नहीं रहोगे तो मैं पीएम कैसे बनूंगा। जाहिर है ये भी एक इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी की एक पहचान ऐसी बन गई है कि समाजवादी पार्टी मतलब जो आरोप लगते रहे हैं कि ऐसी पार्टी जिसमें गुंडागर्दी ज़्यादा है, जिसके कार्यकर्ता थोड़े उद्दंड हैं। और यही एक खास वजह रही है कि इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने इस यूपी चुनाव के पूरे चरण में जहां जहां भी कैंपेन किया, उन्होंने कहा है कि अब ऐसी कोई गुंडागर्दी नहीं होगी और गुंडागर्दी नहीं होगी। लेकिन आज फिर मुलायम सिंह यादव को खुद अपने कार्यकर्ताओं को ये नसीहत देनी पड़ी है। लेकिन उससे अलग जो बात उनकी जुबान से आज निकली है वो ये कि अगर आप अनुशासन में नहीं रहोगे तो मैं पीएम कैसे बनूंगा। सवाल इस पर है, क्या मुलायम सिंह यादव पीएम बनना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ते क्या हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस नेता है, लखनऊ स्टूडियो मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका स्वागत है। माजरा चाहूंगा, पहले सेगमेंट में आपसे बात नहीं कर पाया। मुलायम सिंह यादव का ये सपना, ये ख्वाब, ये अरमान कैसे पूरा हो पाएगा? हालात ऐसे बन पाएंगे 2014 तक? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को प्रणाम है कि उन्होंने इतने भारी संख्या में वोट दिया और मुलायम सिंह यादव जी को या जिस पार्टी को भी उन्होंने जन समर्थन दिया जी। मेरा कहना तो सिर्फ इस वक्त मुलायम सिंह यादव जी से ये है कि पहले उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें जी। और जिस जनता ने उनको पोल किया है, उस जिस भ्रष्टाचार से, जिस कुशासन से, जिस नीति नियम और नैतिकता में की प्रॉब्लम में लोग आज ही जाकर के मायावती जी के शासन को उन्होंने ओवरथ्रो करके मुलायम सिंह यादव जी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है जी। पहले तो उस जनता के सवालों का जवाब दें, विकासोन्मुखी करें। मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश जी को बधाई है मेरी तरफ से। और अखिलेश जी को और मुलायम सिंह यादव जी को मैं कहना जरूर चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पहले काम करें। जब उत्तर प्रदेश की जन आकांक्षाओं को आप पूरा करेंगे तो देश की जनता अगर चाहेगी आपको उस पद पर देखना तो कौन रोक सकता है जी। जाहिर सी बात है, देश की जनता अगर चाह लेगी तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी तक का जो एक इतिहास देखा गया है, खासतौर से ज़्यादातर मामलों में, चाहे हम अगर नाम लें वीपी सिंह जी की, IK गुजराल साहब की, देवगौड़ा साहब की, चंद्रशेखर जी की, तो इसमें किसी एक पार्टी को बहुमत मिले और फिर उसका नेता जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा बहुत कम हुआ है। तो क्या ऐसे में ये आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को ही अकेले ही इतने समर्थन देश से, इतनी सीटें मिल जाएंगी चुनाव में कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं जी। उत्तर प्रदेश, एक तो आप राज्य के चुनाव और देश के चुनाव को आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा जी। जब आप देश के प्रति चुनते हैं तो जनता का चुनाव का पैटर्न और जनता के चुनने का पैटर्न दूसरा होता है जी। जब वो राज्य को चुनता है तो उसका पैटर्न दूसरा होता है। क्षेत्रीय दलों का उदय तभी होता है। तो आप ये कहना चाहते हैं, कि आम चुनाव में या जनरल इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को या किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को जनता सत्ता सौंपने से पहले 10 बार सोचेगी? बिल्कुल। मैंने कहा ना कि हमारी जनता बड़ी स्पष्ट और समझदार जनता है। उसे पता है कि उसे ब्लॉक लेवल पर किसको चुनना है, उसे राज्य लेवल पर किसको चुनना है और उसको देश के लेवल पर कौन उसका प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, मान लिया किसी एक क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन क्या तीसरे मोर्चे का गठन ये भी संभावना से अलग है? तीसरे मोर्चे का गठन का प्रयास तो तीसरे मोर्चे के खत्म होने के साथ ही शुरू हो गया था जी। तीसरे मोर्चे के गठन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नीति, नियम और नैतिकता जी, ये किसी पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी नहीं होती है राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ करके जी। कहीं ना कहीं
ये सब लोग अपनी क्षेत्रीय भावना के अनुरूप चुन करके आते हैं और उसके बाद जिस कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आज की डेट में अगर आप देखें कि बंगाल में दोनों पार्टियां दोनों जो मुख्य दल हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो और चाहे वो वामपंथी हो, और उसी तरीके से बिहार में अगर आप देखें चाहे जनता दल यूनाइटेड हो और चाहे आप उड़ीसा में देखें, चाहे आप कहीं पे भी देख लें बीजू जनता दल हो, इन सब लोगों की अपनी अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को लेकर के ये लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। जी फ्रैंक हुजूर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या मुलायम सिंह यादव, जब आप ये कह रहे हैं कि 1996 में उनके दिल में ये ख्वाहिश जगी थी और वो बहुत करीब थे पीएम बनने के मामले पर, तो क्या उन्होंने कोई ऐसी बात या कोई ऐसी रणनीति बनाई है कि आखिर पीएम वो कैसे बन पाएंगे, जब क्षेत्रीय दल होने के नाते किसी एक पार्टी को समर्थन मिले पूरे देश भर से ये मुमकिन नहीं है? क्या कुछ प्लानिंग है उनकी? देखिए, मैं उस कहानी को जरूर जनता के सामने लेकर आ रहा हूं इस किताब के माध्यम से। जी, जो 1996 की उस यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की वक्त को आपके सामने रजूर रखेगी और जो किरदार रहे हैं और जो अरमानों के साथ साथ जिस तरीके से वो कारोबार चला था जी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में, जहां मुलायम सिंह यादव साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बेहद करीब थे। जी, स्ट्रैटेजी आज की और प्लानिंग और स्कीमिंग की बात, उस पर मैं बहुत ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता। जी, वो एक अलग दौर था और ये एक अलग दौर है। ये दौर अखिलेश यादव का है, जो यूथ आइकन बनने की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़े जी, और सिर्फ 200 दिनों में उन्होंने पूरी की पूरी तस्वीर और तकदीर उस पार्टी की बदल दी, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क शायद अगस्त में, जुलाई में, सितंबर में, अक्टूबर में 2011 तक लगता रहा था। जी, तो ये दौर उस युवा शख्सियत की है जिसने राहुल गांधी की जमीन को एक झटका सा दे दिया है और उनके लीडरशिप पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है पूरे नॉर्थ इंडिया में। फ्रैंक साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम अभी अखिलेश यादव जी के उनका जो एक यहाँ पर असर देखा गया है उस पर कहीं से सवाल नहीं उठा रहे। हमारा सवाल सीधा ये है कि मुलायम सिंह यादव आखिर किस जीने से, किस सीढ़ियों से चढ़ते हुए, किन सीढ़ियों से चढ़ते हुए पीएम तक पहुंच पाएंगे, पीएम की कुर्सी तक? जो कॉन्फ़िगरेशन है और जो मजबूती उनकी पार्टी को मिली है वो उनको उसके करीब दोबारा ले जा सकती है। जिस तरीके से आज दिनेश त्रिवेदी ने भी तृणमूल कांग्रेस के मिड टर्म पोल्स की बात की, जिसमें वो कहते हैं कि शायद बीजेपी भी चाहेगी कि वो मिड टर्म पोल्स में जाए, समाजवादी पार्टी भी चाहेगी कि उसको ज्यादा फायदा है मिड टर्म पोल्स में, और साउथ की जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल सेटअप्स अगर वो इकट्ठे होते हैं, और यूपी सबसे बड़ा सूबा है जिसकी भागीदारी काफी अहम है, ये मुमकिन है। दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी रूल्ड आउट। जी, और बहुत बड़ी आपने एक अहम बात यहां पर रखी है कि मिड टर्म पोल, क्या ये अब मुमकिन है कि 2014 के जनरल इलेक्शन से पहले ही जनरल इलेक्शन का चुनाव हो जाए? अगर ऐसा होता है तो क्या तस्वीर बदलेगी? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। अगले इंडियन आइडल को ढूंढने। क्या आप है वो? ऑडिशंस हो रहे हैं इन शहरों में 23 और 24 मार्च कोलकाता, 30 और 31 मार्च नई दिल्ली, 5 अप्रैल लखनऊ, 9 अप्रैल अहमदाबाद और 18 और 19 मई मुंबई। रजिस्टर करने के लिए SMS करें आइडल स्पेस अपनी उम्र स्पेस, पुरुष टाइप करें M और महिलाएं F स्पेस, और अपने ऑडिशन के शहर के पहले 3 अक्षर टाइप करके SMS करें 525